हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं, हम आपको लगातार कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय के भाग इतिहास की बेटा वीडियो लगातार आपको अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। तो बेटा इतिहास में चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर की हमने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, जिसमें बेटा हमने बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो आपको करा दी गई है और वर्णनात्मक बेटा फर्स्ट की करा दी गई है। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्णनात्मक सेकंड। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और इसके बाद में जो होता है आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो। देखें बच्चों, हम आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सभी प्रश्न लॉन्ग हैं और सभी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो पेपर में आने की जिनकी संभावना अत्यधिक है। तो बेटा इन्हें अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिख कर अभी से याद कर लें, अर्थात तैयार कर लें, जिससे आपका कोर्स इकट्ठा ना हो। रोजाना मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे ना छूट पाए। चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा है, लेकिन आप डालना क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं बेटा पहला प्रश्न क्या है। कह रहे हैं इटली का एकीकरण कैसे हुआ। ये बेटा आप देख सकते हैं 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अथवा करके इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। ये बेटा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। इटली का एकीकरण कैसे हुआ या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। बेटा एक ही बात है। अब हम इसका देख लेते हैं आंसर। क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। कब हुई थी बेटा, 19वीं शताब्दी में। इस प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार था। अब देखते हैं बेटा, पॉइंट वाइज है, अच्छे से याद कर लेंगे इसे। पहला पॉइंट क्या है कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। किसमें बेटा, अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में क्या हुआ था, बिखरा हुआ था। आप भी इसे पॉइंट वाइज आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। जो इतालवी भाषा थी वो सभी जगह इटली में नहीं बोली जाती थी, अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। चलिए बेटा अगले देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। देखें पॉइंट नंबर 3 है बेटा, 1830 ईस्वी के दशक में ज्यूसेppe मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया। किसने किया था बेटा, 1830 में ज्यूसेppe मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया। उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी स्थापित किया। अब बेटा पेपर में अगर आ जाए, यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने चलाया था, तो ज्यूसेppe मैत्सिनी ने। तो यहाँ से आपके बहुविकल्पी भी तैयार होते रहेंगे। चौथा पॉइंट देखते हैं बेटा, कह रहे हैं 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, कौन से हुए थे बेटा, असफल हुए थे, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आया था। कौन आया था बेटा, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई थी या संधि की थी। बेटा ये मेन पॉइंट हैं, आप अच्छी तरह से इन पॉइंटों को याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं बेटा छठा पॉइंट, छोटा सा ही है, बस पॉइंट वाइज है, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। किसने सन में बेटा किया था, 1859 में किसने, सार्डिनिया पीडमोंट ने किसे, ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया था।
इस युद्ध में गैरीवाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला पॉइंट है 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सॉर्डिनिया पीडमोंट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। किसको पराजित किया था बेटा? स्पेन को पराजित किया था। आठवां पॉइंट है बेटा 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हो गया था। तो बेटा ये थे कारण। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें, इतना ही था बेटा इटलीकरण का एकीकरण कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो ये सभी बेटा पॉइंट थे जिनकी वजह से इटली का एकीकरण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर बेटा 4 पड़ा हुआ है, लेकिन आप भी कितना डालेंगे? प्रश्न संख्या 2। देखते हैं क्या प्रश्न है। कह रहे हैं जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए, जो 2022 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अथवा करके बेटा जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, ये 2023 में आया हुआ है। जो भी प्रश्न बेटा कराए जा रहे हैं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से लिख कर याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा उत्तर देखते हैं। कह रहे हैं जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। कई चरण थे बेटा, हेडिंग डाल डाल के छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला है बेटा प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये जर्मनी के एकीकरण की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ था। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। इसमें क्या है, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी थी। ये सब बेटा पॉइंट वाइज आप तैयार कर लेंगे, जिससे आसानी से इन्हें याद किया जा सके। तीसरा है बेटा राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। इसमें क्या है, जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता भावना जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी। किसमें थी बेटा? मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी। किसकी भावना? राष्ट्रीयता की। अगला पॉइंट है बच्चों राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास। 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। अगला है बेटा उदारवादी विचारधारा का उद्भव। राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। तो बेटा ये सभी छोटे छोटे हेडिंग हैं जो कि आपके उत्तर बनाने में, उत्तर में बहुत अत्यधिक शामिल होंगे, अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने ये सभी पॉइंट लिख दिए, पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। और यकीन मानना यूट्यूब पर जितना पढ़ा दिया जाएगा इससे एक भी प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में बाहर से नहीं आएगा। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख कर आप याद करेंगे। चलिए बेटा अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए छठा पॉइंट क्या कह रहा है, भूस्वामियों का समर्थन। कह रहे हैं उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। साथ में बेटा हेडिंग नहीं है, ऐसे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलनों का नेतृत्व संभाला और इसे एक नई दिशा प्रदान की थी। आठवां है बेटा प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। बेटा इन्हें केवल बातों की तरह आप याद करते चले जाएंगे, आसानी से याद हो जाएगा। नमा है मेरे प्यारे बच्चों 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई थी। इस तरह जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। किसे बेटा? राजा काइजर विलियम को। कब किया गया था? सन आप देख सकते हैं 1871 और 18 जनवरी को। अगला पॉइंट है बेटा जर्मन राज्यों में के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल, जिसे हम कहते थे हॉल ऑफ मिरर्स,
में हुई थी। इस सभा में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। ये था बेटा पॉइंट। अगला पॉइंट है, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ था। इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ था। अगला बेटा 13वां पॉइंट है, इस प्रक्रिया में प्रसा राज्य एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में प्रकट हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 13 पॉइंट हैं। यदि आपको ये प्रश्न बड़ा लगता है या फिर याद करने में समस्या है तो आप कोई भी इसके 10 पॉइंट आसानी से याद कर लें। आपका लॉन्ग पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा और आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं। यहाँ पर 13 है बेटा, आप कोई भी 10 पॉइंट याद कर लें आसानी से, जिससे आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। देखें बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। या फ्रांस की क्रांति कब हुई, क्या कारण था, फ्रांस की क्रांति के कारण लिखिए। आप देख सकते हैं 21, 22, 23 में लगातार आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा प्रश्न है। तो चलिए इसे देखते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग है तो थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही। खैर 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहाँ पर लुई वंश के शासक का अंत हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण थे। कब हुई थी बेटा? 1789 में। चलिए क्या थी जरा ध्यान से हम समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हेडिंग डाल डालकर एक एक करके पढ़ेंगे, आप भी अच्छे से इसे पढ़ना। पहला हेडिंग है बेटा अयोग्य शासक। कह रहे हैं फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ की लुई वंश का शासन था, जिसका शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी कर्तव्य विहीन शासक था। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था, बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई थी। कैसा था बेटा? अयोग्य शासक था। एक तो अदूरदर्शी था, कर्तव्यहीन शासक था, ना कर्तव्य करता था और जिद्दी था। तो इसके कारण वहाँ की जो जनता थी वो क्या हो गई? उसके विरुद्ध हो गई थी। अगला हेडिंग देखें बेटा। अगला हेडिंग क्या है? मध्यम वर्ग। कह रहे हैं यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से विरोध था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उसका पूर्ण समर्थन किया। बेटा मध्यम वर्ग में जितने भी लोग आते हैं, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, उद्योगपति, जब जनता राजा के विरुद्ध हुई थी तो ये वर्ग भी उसके विरुद्ध हो गया था और इसने किसका साथ दिया था? जनता का पूरा साथ दिया था। चलिए बेटा तीसरा पॉइंट देखते हैं। आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय शासन या शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे, ऐसी स्थिति बेटा यहाँ पर आ चुकी थी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चौथा है बेटा मजदूर वर्ग की दुर्दशा। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थीं। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, ना ही इन्हें उचित वेतन मिलता था। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उद्योगपति उसे मुआवजा नहीं देते थे। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था। मौका आते ही ये वर्ग क्रांति का पक्ष लेने लगा। बेटा जब भी कोई मजदूर वर्ग जो था, इस पर जो राजा था जिसका शासन था वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। यदि किसी मजदूर की दुर्घटना हो जाती फैक्ट्री में या फिर काम करते हुए दुर्घटना हो जाती थी तो उसे कोई भी मुआवजा नहीं मिलता था। इसीलिए सभी वर्ग क्रांति के लिए आ गए थे। चलिए बेटा पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट है दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया। इन्हें जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई। जो दार्शनिक वगैरह थे इन्होंने अपनी किताबों में या फिर लोगों की, राजा की कमियां, न्याय की कमियां, दुर्दशा, जनता की सभी
अवगत कराई थी, जिससे सभी जनता क्या हो गई थी, क्रांति के लिए अग्रसर हो गई, क्रांति करने के लिए एक साथ खड़ी हो गई। देखते हैं बेटा अगला और अंतिम पॉइंट, और ये भी बेटा अच्छा पॉइंट है। ये 6 पॉइंट में से अगर आप 5 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपका लॉन्ग बेटा कंप्लीट हो जाएगा। क्या है बेटा? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों पर अत्याचार होते थे। इस पर सरकार ने न्याय व स्वतंत्रता की अवहेलना करते हुए लेत्र द कासे यानी बिना कारण बताए कैद के आदेश पत्र जारी करके स्थिति को और भी भयानक बना दिया, जिससे जनता में असंतोष की भावना जागृत हो गई और वह क्रांति के मार्ग पर बढ़ गई। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था बेटा, उनके अत्याचार होते रहे थे। इस पर सरकार का न्याय स्वतंत्रता की अवहेलना करते हुए बिना कारण बताए कैद का आदेश पत्र जारी कर दिया कि कोई कैद नहीं, कोई परेशान नहीं, और जैसे ही शक के बेस पर जैसे जिसे चाहे उसे कैद कर लिया जाए, जिससे जनता में क्या हो गया, काफ़ी असंतोष उत्पन्न हो गया था और सभी जनता एक साथ क्रांति के लिए अगले आ गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने 3 प्रश्नों को देखा जो कि 3 के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फ्रांस की क्रांति के कारण, और था बेटा आपका जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया और इटली की एकीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यहीं पर समाप्त हो जाता है। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बेटा नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।